नहीं मैं सोच रहा हूँ इस बीच में ले लेते हैं। डेटें बताओ आप, कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया आपने? फ्लूइड ले लें एक तो, फ्लूइड के पहले। दिवाली के बाद रख दो टेस्ट। तुम दिवाली पे तो एंजॉय करोगे ना, पढ़ोगे थोड़ी। फिर भी सर को नहीं दिक्कत दिवाली के बाद एकदम आओगे तो पढ़ोगे थोड़ी। यार कौन है एलन, कहाँ है महाशनि वगैरह कुछ और रहा है। भाई? तुम अपने टेस्ट की बात करें ना, अपन तो एलन का टेस्ट का आप जानो यार, अपने हिसाब से देख लो। अब पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो फिर क्या करें, नीला टेस्ट? दिवाली के बाद में सही है। ज्यादा का एक लेंगे, वो तो थोड़ा थोड़ा लेंगे। बीमार चल रहे हैं थोड़े, घर जाके ये तो खाली पीली में बीमार है, कोई बीमार नहीं है। वो तो क्या है, जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है ना, तो बच्चे को पढ़ने का मन खत्म हो गया। ये है सही बात। आधों ने आना बंद कर दिया है ना, आधे घूम रहे हुए इधर उधर की, चले यार शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, अब घर चलना है अपने को। ये सीन है। ये आ गया आपके पास में P, ये आ गया है Q, और ये करंट है, ये है I2। फ्लूइड का बच रहा है बस टेस्ट, और जो थर्मल का बच रहा है, इसके अलावा तो हो ही गए सारे। मैंने क्या एक नई चीज थोड़ी सोची है, अब मैं चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं लूँ, पार्ट वाइज लूंगा। पार्ट वाइज का मतलब जैसे फ्लूइड के अंदर 4 पार्ट से अलग अलग, तो चारों का अलग अलग लूंगा टेस्ट हर तीसरे दिन, ये सही है। है ना। हाँ क्योंकि क्या है, एक साथ तुम भी नहीं पढ़ के आते तो हमें मजा नहीं आता। टाइम कम कर देंगे उसका, आधा घंटा कर देंगे, आधा घंटा 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। चलो बोल दो। ये तो अभी दिवाली के बाद से, तो मैं सोच रहा हूँ अभी से ही कर देते हैं, अच्छी बात है। तो छुट्टी की डेट दे तो दी आपको यार, 27 तारीख है ना। 27 से 4 तक। हाँ दे तो रखी, 1.5 महीने पहले मैसेज आ गया आपको तो भूल गए क्या? 27 तारीख से 4 तारीख तक ऑफिशियली छुट्टी रहेगी आप सभी की। क्या हुआ, क्या हुआ? 26 को आपको सुबह पढ़ा के भगा देंगे बस, सुबह फ्री कर देंगे आपको, मतलब समय से पहले, ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। ये आपको इस वायर की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट कि नेट मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसका फोर्स कितना आएगा। ये तो पता लगे ये इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, अपवर्ड आएगा, क्योंकि ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इनसाइड, ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जो ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ करंट फोर्स का लगेगा अपवर्ड। इस अपवर्ड फोर्स की वैल्यू निकालनी है, इस अपवर्ड फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये वायर सीधे सीधे होते ना, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, लेकिन ये ऐसे है, तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन, यहाँ होगा इंटीग्रेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एक हिस्सा लेना पड़ेगा यहाँ dx, और यहाँ से यहाँ तक के लिए पहले इस पॉइंट पे फोर्स निकालो, और फिर सबके लिए निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। इसकी लेंथ दे रहा हूँ आपको, इसकी लेंथ है, ये है L, ये लेंथ L है। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है एक बार आप ट्राई करो, 1 मिनट। ये फॉर्मूला तो अपने को मालूम है ही, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, इसका इनफाइनाइट वायर का है ना, इनफाइनाइट वायर का एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लेंगे अपन, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया, ठीक है। ठीक है स्टार्ट करते हैं, और इसमें इंटीग्रेशन लेना शुरू करते हैं। लेट आए हो आप आज भी? हाँ डेरिवेशन ये थोड़ा सा, जो भी मानना चाहो डेरिवेशन मानो तो डेरिवेशन है, वैसे करो तो ठीक है। स्टार्ट करो, आप भी करो, फिर करो।
तो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ठीक है, ये लेंथ ले लिया अपन ने r, ये डिस्टेंस ले लिया r, दे रखा है इन्होंने, ये लेंथ दिया हुआ है x। हम अगर यहाँ पे सबसे पहले वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वाला dx पॉइंट का इस डिस्टेंस से जो r वैल्यू आएगी वो आएगी r, पहली डिस्टेंस। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक करके हम सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते जाएंगे, उस पर फोर्स निकालते जाएंगे। सबसे लास्ट पॉइंट आएगा वो आएगा r प्लस एल। हमने पहला फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, जो कि होता है इनफाइनाइट वायर के लिए। ठीक है, अब इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला लगाने के बाद हमने देखा कि क्या इस इनफाइनाइट वायर का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने बी आई एल। बी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ मौजूद था, और जो यहाँ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड था वो था पहले वाले वायर की वजह से, तो इसका वैल्यू था म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई एक्स। यहाँ पे जो फोर्स निकाल रहे हो वो किस पे निकाल रहे हो आप? सेकंड वायर पे। सेकंड वायर का ही यहाँ करंट आएगा, सेकंड वायर की ही लेंथ आएगी, क्योंकि सेकंड वायर पे फोर्स निकालना है। और मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले का आएगा, तो पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो ये आ जाएगा। अगर 4 सेकंड का निकाल रहे हो तो 1 2 और 2। ठीक है, यानी कि सेकंड वाले की लेंथ कितनी, छोटी लेंथ को स्टडी कर रहे हो तो छोटी लेंथ है dx। ये करंट आ जाएगा I2, पहला मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वैल्यू। जो कांस्टेंट डेटा है वो सारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो करंट है I1 I2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, लेकिन x लगातार बदल रहा है। ये 2 पाई x, x क्या है? डिस्टेंस, इसकी यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लगातार बदल रही है ना। पहले पॉइंट के लिए डिस्टेंस आएगी r, और सबसे दूर वाले पॉइंट के लिए आएगी r प्लस एल। तो सबसे दूर वाले पॉइंट के लिए आ जाएगी r प्लस एल डिस्टेंस। 1/x का इंटीग्रेशन सबको आता है, log x होता है। पहले अपर वैल्यू डालेंगे, फिर लोअर वैल्यू डालेंगे, और फिर माइनस कर देंगे। तो ये log जो होता है log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो सीधा कर दिया मैंने log a अपॉन, दिस इज द वैल्यू। ठीक, अभी मैं क्लास में बात करता हूँ। अच्छा, नंबर नहीं दिख रहे। अच्छा सर, 15 एम्पियर, और ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
फाइंड लूप के ऊपर निकालना है कि इसका जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा। अच्छा ये किस फॉर्म में है? इसका आंसर है बिल्कुल बढ़िया शानदार न्यूमेरिकल वैल्यू में। आंसर आ रहा है इसका ये 1.25 और 10⁻⁻⁴ न्यूटन। इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा एक वायर का दूसरे वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि अगर इसका इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे तो वो पूरी की पूरा जो रिजल्ट आ रहा था अभी वैसा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन है वो क्या होगा, इसका डायरेक्शन देख लो, शायद ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा अंदर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट फोर्स ऊपर आएगा। तो इस पूरे पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ होगा F। ऐसे कैसे इस वायर पे जो फोर्स होगा वो पूरा नीचे की तरफ होगा F। इन दोनों की लेंथ सेम है, इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है, इन दोनों की इस वायर से डिस्टेंस सेम है, यानी कि इन दोनों पे लगने वाला फोर्स भी सेम होगा। तो इस F से इस F को आप क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो बचा सिर्फ अब ये और ये। अब इसकी वजह से फोर्स तो लगेगा अट्रैक्शन का क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, और इसकी वजह से लगेगा ये रिपल्सन का। ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा, ये वाला या फिर ये वाला, जो पास वाला होगा, यानी कि नेट इस लूप पे अट्रैक्शन फोर्स आएगा, यानी कि ये बड़ा होगा और वो छोटा होगा। तो इस फोर्स को बोल देते हैं F1 और इसको बोल देते हैं F2। पहले F1 निकाल लेते हैं फिर F2 निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहले निकाल लेते हैं F1। तो म्यू नॉट पहला जो करंट है वो है यहाँ 25, दूसरा आ रहा है 15 एम्पियर, लेंथ आ रही है इसकी 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 2 पाई, बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 100 से 100 गया, 5 से गए 3 बार और F1 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 2 से गया 5 टाइम्स, 5 3 जा 15, 75, 125,
ये आ गया यहाँ पे पहला फोर्स। इसमें वैल्यू रखने में कोई समस्या आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। पहली वाली जो करंट है वो I1 है, दूसरे वाले बाजू वाले वायर पे 15 है, लेंथ 10 है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद निकालते हैं F2। म्यू नॉट का वैल्यू 4.10⁻⁻7। ठीक, पहला जो करंट आ रहा है उसका वैल्यू आ जाएगा I1 सेम, दूसरा आ जाएगा 15, लेंथ आ जाएगी सेम, और नीचे का डिस्टेंस आ जाएगा 2 पाई। डिस्टेंस का वैल्यू 30 सेंटीमीटर। हाँ सेम ही होगा। अच्छा नेट यही आ रहा है आपका, ये आंसर में दे रखा है ऑप्शन। चलो देखते हैं एक बार। ये गया पाई से पाई, ये गया 2 से 2, 25 दूनी, ये हो गया 50, 50, 1 0 से 1 0 गया, 3 से गया 5 बार, 50 पंजे 125, 125 इंटू 10⁻⁻7। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा शायद उस हिसाब से। हाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आ गया यहाँ 25 के आगे 50। अच्छा इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा नहीं, ये भी तो था ना, ये 75। अच्छा ये मल्टीप्लाई, अच्छा 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 अच्छा, दोबारा से एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। F1 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये हो गया 75 इंटू 5 है ना, तो 375 आ रहा है, ऐसा आप बोल रहे हैं। ये गया पाई से पाई, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है? डायरेक्ट कैसे? अच्छा ऐसे बता दो ना यार, मल्टीप्लाई इतना तो कर ही दिया। मतलब आप लोग मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे ऐसा? इतनी बुरी स्थिति। इससे आ जाएगा, चलो ठीक है, बाकी आप कर लो। अच्छा बढ़िया। कोई नहीं, हर्षिता
ये आंसर लिख रखा है सामने, ब्लू में लिख रखा है, ब्लू में सामने आंसर बस तो क्या 1.3 आ रहा है 1.3 अच्छा ये अरे ये रहा ना भाई, आ तो गया भाई, कैसे आएगा? माइनस ही तो करना है इसको। 1500 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा? 1250। आ तो रहा है। 1500 में से 250 को माइनस करो ना, नहीं आता क्या? कितना आता है? अरे तो गलती हो रही होगी मैथमेटिकली, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, जाके चेक करना दोबारा से। चलो ठीक है। हाँ भाई देखो, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे अगर आपने एलएन में या फिर 10th के बाद 11th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कहीं से कहीं तक देखा होगा, 12th में या कहीं नहीं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि दो चीज़ें चलती हैं, एक तो चलता है प्लस क्यू और एक चलता है माइनस क्यू। ये आता है यहाँ प्लस क्यू और ये आता है माइनस क्यू। ठीक है, अब दोनों चीज़ें अब एक साथ ही देख लेना। अभी यहाँ पर बीच का डिस्टेंस दे रखा है डी, ठीक है, इसमें बीच का डिस्टेंस है, ये है एल। ठीक, अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव में एंट्री करती है। यहाँ से निकलेगी और इधर एंट्री करेगी, यहाँ से निकलेगी इधर एंट्री करेगी, यहाँ से निकलेगी इधर एंट्री करेगी। ठीक है, ये सिस्टम रहता है। इसी में एक आता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो आता है माइनस से ही प्लस की तरफ, यानी कि इस तरफ, है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसको बोलते हैं पी, है ना। ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मौजूद डायपोल मोमेंट है पी। माइनस से आएगा या प्लस की तरफ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू डी। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐसा का ऐसा ही सेम लॉजिक इसके अंदर चलता है। यहाँ पे भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और पहुंचता है साउथ पोल तक। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और पहुंचता है साउथ पोल तक। ये निकलेगा यहाँ से और यहाँ पे एंट्री इसकी, है ना, जो है मिल जाएगी। अब क्या है, इसमें भी दो चीजें रहेंगी। एक तो आएगा यहाँ पे शब्द जिसको बोलते हैं हम प्लस एम, और एक आता है माइनस एम, है ना। यहाँ पे ये स्मॉल एम जो है ये है, ये है यहाँ पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये है यहाँ पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करेगा कि दुनिया की चाहे जैसी मैग्नेट हो, कोई सी मैग्नेट हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा, उस पर डिपेंड करेगा पोल स्ट्रेंथ पे। जितनी ज्यादा अच्छी पोल स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड।
अब पोल स्ट्रेंथ जो है इसकी डिपेंडेंसी रहेगी सारी की सारी, वो रहेगी एरिया के ऊपर, कि मैग्नेट का साइज जो है वो कैसा है। जो मैग्नेट आप यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये कितना बड़ा है, जितना बड़ा ये वाला इसका जो एरिया होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोल स्ट्रेंथ होगा। यानी कि हम इसी के सामने अगर दूसरी मैग्नेट बनाएं ये वाली, और हम पूछें कि यहाँ पोल स्ट्रेंथ ज्यादा या ऊपर वाले पे पोल स्ट्रेंथ ज्यादा, तो आप साफ साफ बोल दोगे कि यहाँ पे इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी खासी होगी। ठीक, ये है। क्या लेंथ से कोई फर्क पड़ेगा? तो लेंथ से पोल स्ट्रेंथ को तो इसे या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को फर्क पड़ सकता है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ को यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो पोल स्ट्रेंथ को तो सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, और वो है इसका ये वाला साइज। ठीक है, ये वाला ये पोर्शन, इसका साइज क्या है। ठीक, दो होती है पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल वाले को हमने पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है या +m, और साउथ वाले को हमने दे रखा -m। नाम है ये, +m से मैग्नेटिक फील्ड निकलना शुरू होगा और -m पे ये एंट्री करेगा। ये सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, अब जैसे हमने यहां फॉर्मूला लिखा P = Q × D, वैसे यहां फॉर्मूला आएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बोलते हैं m। जैसे वहां पे चार्ज था Q, वैसे ही यहाँ पोल स्ट्रेंथ है वो है m। ठीक है, उधर डिस्टेंस था d, यहाँ पे भी डिस्टेंस है, d भी ले सकते हो l भी ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ एक तरह की स्केलर है या फिर जो ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका यूनिट है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर, इसका यूनिट होगा। ऐसे के ऐसे ही डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा, तो ये आ जाएगा, ये वेक्टर आएगा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसको हम बार लगा के भी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा यहाँ पे L। ठीक है, इसका अगर हम लिखते हैं यूनिट, तो ये m या पोल स्ट्रेंथ आ गया, यानी कि बोल सकते हैं एम्पियर इंटू मीटर, और लेंथ के लिए आ जाएगा मीटर, तो नई यूनिट बन जाएगी। ठीक है, a से एम्पियर, m से मीटर, है ना, ये हो गया। यहाँ पे जो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कोई बता सकता है तो बता दो एक बार। क्या लिखो, m1? देखो, तो सीधी सी बात है, आप तो सीधा सीधा लिखो, ये जो एम्पियर है इसके लिए a भी सही है और जो है I1 भी सही है, मीटर के लिए L2 भी सही है, तो या तो ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों ही सही है। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको डिफरेंशिएट करेगी, तो वो लेंथ वेंथ है ना। एक तो ये मोटा मोटा इंफॉर्मेशन हो गया। अब चलते हैं और थोड़ा सा आगे, है ना, ये नोट कर लो आप यहाँ तक। तो हाँ जी, साइड टू साइड यहीं से लो आप, पूरा यहाँ से ले लो, पूरी लेंथ ले लो, पूरी लेंथ ले लो, फुल लेंथ। कौन सा बोल, नहीं आप कॉर्नर से लो, पूरी लेंथ ले लो, फुल लेंथ, फुल लेंथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, हो गया। ये उतार लिया पूरा, ठीक। ये देखो, ये एक बार मैग्नेट है। जैसे हमने यहाँ बोला कि माइनस का जो m है उससे प्लस m की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, कोई मिस्टेक तो नहीं। तो वैसे कि वैसे ये यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है, साउथ लिखा हुआ है, तो यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको साउथ, ये दिया हुआ है नॉर्थ, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ये, है ना। ये ऐसे कैसे यहाँ दिया हुआ है साउथ, ये दिया हुआ है नॉर्थ, तो यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है आने वाला है। ये चीज तो अपने को समझ में आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आएगा -m और यहाँ आ जाएगा ये +m, ठीक है। इसकी अगर लेंथ है ये है l, तो हम फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, ये आ जाएगा ml, ठीक है ना। जैसे यहाँ माइनस से प्लस था वैसे यहाँ माइनस से प्लस है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पे कॉइल लिया और इस कॉइल में हम करंट का फ्लो करवा रहे हैं, है ना। इस कॉइल में क्या कर रहे हैं हम करंट का फ्लो करवा रहे हैं। तो हमें ये पता है कि जब भी हम करंट का फ्लो करवाते हैं तो राइट हैंड रूल से जब रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का आने वाला डायरेक्शन वो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है ना। एक चीज तो अपने को मालूम है। दूसरी चीज, अगर इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो ये हो जाएगा यहाँ इनसाइड, ठीक है। ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की बात। सेम टू सेम यहाँ पे वर्क करेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो क्या बोलेगा कि अगर या कोई भी कॉइल है उसमें अगर आप करंट का फ्लो करवा रहे हो तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वर्क करेगा, यानी कि वही राइट हैंड रूल, वही रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा। अब ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, या इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है इनसाइड आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है ये देखते हैं। तो दो फिगर है, पहला तो है ये, दूसरा है ये। इसको मत छापो, उधर वाला छाप लिया होगा आप लोगों ने, इसको रहने दो अभी। ये आ रहा है इधर और ये आ रहा है इधर, ठीक है। यानी कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कुछ इस तरह से है तो इस कॉइल के इस तरफ साउथ पोल आएगा और पीछे की तरफ नॉर्थ पोल आएगा। अभी बात समझ में आती नहीं है, ये देखा तो अपने बहुत बार है लेकिन ये समझा नहीं कभी भी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर ठीक है, जैसे ये दे रखी है आपको यहाँ कॉइल, तो इसके अंदर अगर अपन यहाँ करंट इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, पहले तो आप ध्यान से देखो,
कि जब हम करंट को यूं फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये डायरेक्शन कौन सा आ रहा है, देखो ध्यान से, दिख तो रहा है ना, देखो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज आ रहा है, देख के बताओ, ठीक है। तो इस कॉइल को हम यहां से देख रहे हैं तो ये दिख रहा है यहाँ क्लॉकवाइज, और यहां से देख रहे हैं तो दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक ही कॉइल को आगे और पीछे से देखने से अलग अलग चीजें निकल के आ रही है। तो जब हम यहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा इस वाले पोर्शन पे साउथ आएगा, इस वाले पोर्शन पे हवा में, यहाँ पे इस जगह यहाँ साउथ बनेगा अपने आप, और ऐसे कैसे इस हवा वाले पोर्शन पे नॉर्थ बनेगा, ठीक है। यानी कि इसके बीच में रॉड बनेगी कुछ इस तरह से, इसका फिगर बना देता हूं मैं, ये इस तरह से, इस तरह से, मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ बार मैग्नेट आ गया, हालांकि वो है नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं कि बार मैग्नेट यहाँ पे जो है आ गई है, समझने के लिए। तो जब हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो इसके एक पोर्शन पे साउथ बन रहा है ना, साउथ बन रहा है यहाँ पे अपने आप, और यहाँ पे अपने आप बन रहा है नॉर्थ पोल। तो साउथ से और नॉर्थ की तरफ तो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और नॉर्थ से वापस बाहर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आएगा साउथ में अंदर वापस, ठीक है। अब देखना आप, हमने ये देखा कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकला और बाहर से वो रोटेट होते हुए आ रहा है साउथ पे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकला रोटेट होते हुए आ रहा है साउथ पे, लेकिन हमने इनसाइड की बात नहीं करी। तो इनसाइड साउथ से ये जाएगा नॉर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और आउटसाइड जाएगा नॉर्थ से साउथ पे, ये सीक्वेंस रहेगा। तो यही जो ये सीक्वेंस है वो यहाँ दिखेगा आपको इसके अंदर, जब अगर अपन यहाँ नॉर्थ बना रहे हैं या फिर यहाँ साउथ बना रहे हैं तो ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ पे, ये हो गया। अब इसमें आप नोटिस करो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा था, ये इस कॉइल के अंदर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा था इधर, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी आ रहा था इस तरफ। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला होगा और यहाँ पे आया होगा, यहाँ से निकला होगा और यहाँ आया होगा। जब यहाँ आ रहा है तो जो लेने वाला पॉइंट है वो कौन सा है, नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ, और जो बना रहा है वो साउथ आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, अब ये डायरेक्शन इससे मैच कर जाएगा, इससे मैच कर जाएगा, ये देख लो आप, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो पोल हो गए, एक तो हो गया साउथ और एक हो गया नॉर्थ। तो साउथ से मैग्नेटिक फील्ड वो गया और जाते 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 कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ तक पहुंच गया, ठीक है। साउथ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, इनसाइड, बाहर आउटसाइड से तो क्या आएगा, नॉर्थ से साउथ, इनसाइड कैसे जाएगा, साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से गया नॉर्थ तक पहुंच गया। तो ये साउथ से नॉर्थ का डायरेक्शन, ये जो आ रहा है साउथ से नॉर्थ का डायरेक्शन, वो क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का होगा, और वही डायरेक्शन इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट को, है ना, आप किससे देख सकते हो, इससे देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा है ऐसे, तो इसके लिए आप क्या लोगे, इसके लिए आप लोगे नॉर्थ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां लोगे आप क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक है। तो जब हम या क्लॉकवाइज करंट लेंगे तो क्या बनेगा, बाहर की तरफ साउथ बनेगा, और पीछे की तरफ क्या बन रहा होगा, नॉर्थ बन रहा होगा। वो पीछे वाला हिस्सा ये रहा, ये आगे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वही सीन है, यहाँ आ रहा है ये क्रॉस, यानी कि यहाँ से निकल रहा होगा और पीछे की तरफ एंट्री कर रहा होगा, पीछे से निकल रहा होगा और यहाँ पे एंट्री कर रहा होगा, ठीक। ये हो गया एम, वो हो गया एस, और ये हो गया बी, इसका डायरेक्शन सेम रहेगा। थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब किस किस को नहीं आया बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हो सकता नहीं आया हो, जैसे कि संध्या, भाई आप तो आपका बताओ, बाजू वाले का तो क्या है, बाजू वाले की बताएगा।
ठीक है, हो गया। अब जब भी वो बार मैग्नेट देगा तो बार मैग्नेट पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका m इंटू एल, और जब भी वो कॉइल देगा तो हम इसके अंदर भी एक फॉर्मूला लिखेंगे और वो आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट या अमाउंट ऑफ करंट की वजह से, तो वो आ जाएगा I इंटू ए, है ना। इसका फॉर्मूला आ जाएगा I इंटू ए। इसमें ए तो आ जाएगा एरिया, जो कॉइल ले रहे हो आप उसका, ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया कितना है, और m तो पता ही है आपको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना। और ये जो I है ये है यहाँ करंट। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए, दोनों में मिक्सिंग हो जाती है प्रश्न को देख के, तो मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। जहां पे आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दिखे या अमाउंट ऑफ करंट दिखे वहां पे I इंटू ए लगाना है। जहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट अमाउंट ऑफ करंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहा है या फिर जो प्लस एम माइनस एम कहीं लिखे हुए दिख रहे हैं, वहां पे फॉर्मूला लगाना है स्मॉल m इंटू एल। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं अपन। सबसे पहले ये प्रश्न है, पहले प्रश्न से चालू करते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ साफ साफ मैग्नेट दिख रही है, तो यही लगना है वैसे तो नॉर्थ से साउथ लो, साउथ से नॉर्थ लो, साउथ से नॉर्थ, इसका वैल्यू आ जाएगा m, इसका वैल्यू आ जाएगा m, नेट वैल्यू आ जाएगा 2m। ठीक है, इसके अंदर ये आ जाएगा यहाँ पे m और ये आ जाएगा m, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √2m आ जाएगा, है ना, यानी कि रूट ओवर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, इससे आ जाएगा। इसके लिए वैल्यू साउथ से नॉर्थ ही गया, ये गया, ये गया, 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ क्लोज लूप बन रहा है, तो क्लोज लूप इसका m 0। ठीक है, इसके लिए कितना आ जाएगा, इसके लिए भी 0 आ जाएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ बीच में
फॉर्मूला लगाने की जरूरत रहेगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एम नेट इक्वल टू ठीक है, तो ये आ जाएगा √3/2, तो इसका आ जाएगा यहाँ वैल्यू, ये m यानी कि 1 + 1 + √3, ये इसका आ जाएगा यहाँ वैल्यू, तो इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा यहाँ 2 + √3, ये इसकी वैल्यू आई। लास्ट में है ये वाला, ये गया नीचे, ये भी गया नीचे, ये भी गया नीचे, ये भी गया नीचे, दिख रहा है ना। तो ये दोनों तो आ गए इधर, ये भी m, ये भी m, ये भी m और ये भी m, इसको हटा देते हैं। तो इन दोनों का तो हो जाएगा यहाँ 2m, इन दोनों का नीचे हो जाएगा और ये आ जाएगा नेट 2m², यानी कि 2√2 × m। ठीक, दिस इज द वैल्यू, नोट कर लो आप। हाँ 3 कर सकते हो, √3, लेकिन ठीक है, ये ऑप्शन में तो ये सही है, वैसे तो वो सही है। हाँ जी, ये वाला ना, ये वाला स्क्वायर वाला, हाँ, इसका और इसका इधर आ जाएगा और इसका भी इधर ही आ जाएगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, वेक्टर में डॉट, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला, भाई इसमें क्या है देखो, दो चीजें हैं। फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने इसका, ये लिखा है देखो, डॉट या क्रॉस वहां होता है जहां दो वेक्टर्स होते हैं एक साथ, यहां अकेला ये L, तो ना किसी के साथ डॉट करने की स्थिति में है ना क्रॉस करने की स्थिति में। वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास भी डायरेक्शन है, इसके पास नहीं है। जो L है उसके पास डायरेक्शन है, आपको स्टार्टिंग से पता है, अपन लेंथ को डायरेक्शन में ले ही रहे हैं, ठीक है ना। ये लेंथ, ये है इफेक्टिव लेंथ जिसका हम शुरू से ही डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन m पोल स्ट्रेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर इसके पास डायरेक्शन होता तो हम यहाँ डॉट भी लगाते या क्रॉस भी लगाते। पहली बात तो अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते और अगर ये भी वेक्टर होता तो क्रॉस ही होता, क्योंकि इसका रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। अगर रिजल्ट स्केलर होता तो यहाँ डॉट करते, ऐसी बात है। ये आ जाएगा यहाँ +m और ये -m।
ये सारे के सारे स्टील वायर्स हैं। इन स्टील वायर्स में ये प्लस एम दिया गया है, माइनस एम दिया गया है। इस स्टील वायर को इस तरीके से मोड़ा गया है कि ये L/2 पोर्शन हो गया, ये L/2 पोर्शन हो गया, ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया। इसकी लेंथ जो है ये पूरी की पूरी है, ये है L। ठीक है, इसकी भी लेंथ है, वो है L पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यही लगेगा या फिर जो है I इंटू ए लगेगा? ए लगेगा, तो लगा दो। ठीक, तो अब देखो इस वाले में और इस वाले में या क्या फर्क है? यहाँ तो सीधी सीधी सी मैग्नेट और थोड़ी मुड़ी हुई है, तो अब कैसे करना पड़ेगा? तो अब आप क्या करोगे? अब ये जो शब्द लेंथ L, इसको यूज किया जाएगा, तो हम प्लस एम और माइनस एम के बीच का सीधा डिस्टेंस पकड़ेंगे, ये वाला। तो पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लें अपन। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? क्या आ गया डिस्टेंस? यानी कि ये हो जाएगा L/√2। ठीक, और अब लगा देते हैं फॉर्मूला। तो आपका आ जाएगा m, यानी कि स्मॉल m इंटू एल, माने कि स्मॉल m L/√2। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लेंथ के साथ में अपने को देखना रहेगा कि यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। ऐसे कैसे कि 60 आ रहा है, दोनों की लेंथ बराबर है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। तो आइसोस्केलस एंगल होगा तो तीसरे की लेंथ भी L/2 ही आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा m और L/2, इसका आ जाएगा m और 2r। लेकिन ये 2r अच्छा नहीं लग रहा, तो r को क्या रिप्लेसमेंट दे सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये पाई आर लेंथ है, ये L के बराबर है, यानी कि आधा ही तो है, तो आधा यानी कि पाई आर। वो लेंथ L के बराबर है, पूरा चक्कर होता है तो बोलते हैं 2πr इक्वल टू L। यहाँ से R निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा L/π। ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दें। ये वाला ये आएगा बेटा जो है L/2, क्योंकि ये वाला एंगल सेम आएगा, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोस्केलस तो बन रहा है ना, क्योंकि तीसरा साइड का पता नहीं है ना, तो इन दोनों को देख के तो कह सकते हैं आइसोस्केलस। और आइसोस्केलस है तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा, तीनों एंगल का सम कर लो 180, निकाल लो, इक्विलेटर आ जाएगा अपना आप। और इसका कितना आएगा? 0 आएगा। कौन पूछ रहा है? अच्छा, वो तो बात हो तो गई है, सीवर करेंगे बात। आपको मतलब बोलना सबसे बात होगी ना। अच्छा ये वाली, अच्छा 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 अच्छा, ये जो 3000 वाली। हाँ हाँ, आप बोलने के अभी सर को मिलना है, सर को मिलेंगे 8 बजे। कम सर का तो रोक दो, फिर बोल देंगे रहना।
नहीं कितने दिन हुआ, अभी तो एक ही हुआ है ना। ठीक है, रोक दो। बोलो सर को फोन कर देना, अभी 6 बजे बात करा देना सर। हाँ ये फिगर है। ये है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब? अब लग जाएगा आई वाला, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट के बारे में कोई प्लस एम माइनस एम नहीं है, और दूसरा है यहाँ करंट दे रखा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो आ जाएगा m इक्वल टू आई इंटू ए। आई है यहाँ, करंट ए है यहाँ, एरिया एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया, तो करंट तो आई है इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया। अगर किसी को याद हो तो बता सकता है। नहीं वैल्यू बताओ ना, वैल्यू 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 डायरेक्ट याद करो, पेपर में क्या निकालने बैठोगे। हाँ √3 जो है a²/4 डायरेक्ट याद कर लो। इसका एरिया कितना आएगा? हाँ जी निकाल लो ना, फिर टाइम लगेगा। अभी तो हाइट भी तो चाहिए तुम्हारे को, हाइट का है। हाँ निकल जाएगा। क्या वो समझ में नहीं आ रहा? मजा नहीं आ रहा? कहाँ पे? अच्छा अच्छा, अब पुराने वाला निकालो। क्या चीज ठीक है, 4 0 करवाया था, 4 सब भी 0। हाँ तो 4 सब भी 0 है, कहाँ आएगा? यहाँ पे m 0 है, यहाँ पे m से 0 है, क्योंकि अगर हम m का फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है स्मॉल m इंटू l, l यहाँ पे आ रही है 0। अच्छा अगर करंट नहीं है इसका करंट
यहाँ पे जो प्लस एम माइनस एम में करंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट में है। चलो ठीक, ये हो जाएगा। इसका एरिया कितना? इसका आ जाएगा ए स्क्वायर आई और ए स्क्वायर। ठीक, इसका कितना? हाँ भाई बताओ इसका कितना? हाँ निकालो निकालो निकालो। हाँ जी एक जगह बनाओ, 2 बार बनाओ, 6 बार बनाओ, बनाओ आंसर। √3a² / 8 नहीं, अब तो निकालो ना बेटा। मैं तो पूछ रहा हूँ आंसर क्या है, आपकी इच्छा पड़े जैसे निकालो। तारा क्या रहा है? 2 टाइम्स a²। सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 साइड है इसकी। अब अगर इसको आप मिलाते हैं, इस साइड को इससे, ठीक है, इस साइड को इससे और इस साइड को इससे, तो ये सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। पता है क्यों? क्योंकि टोटल एंगल है 360, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो इसका सिंगल एंगल 60 का आएगा। और अगर ये एंगल 60 का आएगा तो ये दोनों साइड बराबर होने वाली है, क्योंकि अगर ये भी रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर होगा। तो ये 60 तो ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि आ जाएगा यहाँ पे जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ये ये भी ए, तो यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है एक √3a² / 4। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 6 × √3a² / 4, ये तो आ गया इसका जो है एरिया। और यहाँ करंट है वो है आई, तो ये आ गया। बाकी कोई और दूसरा मेथड लगाया हो तो मुझे भी सीखना है। और कुछ लगाएगा? ये लगाया। हाँ मैंने कहा भाई कोई नई चीज। ठीक, 3√3ia² / 2, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2 ट्रायंगल भी मान सकते हैं। हाँ ऐसे ऐसे, ये भी अच्छा। हाँ जी दोबारा फिर बोलो भाई। देखो ये टोटल एंगल कितना है 360, इसको 6 एक पार्ट में डिवाइड करो तो एक एंगल 60 हो जाएगा। ये वाली रेडियस आर है तो ये भी आर आएगी। तो अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो थीटा प्लस 60, तो ये अपने आप 60 के आ जाएंगे। तो यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्वल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3a² / 4, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, दिस इज द वैल्यू।
ये है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट, इसको हम काट रहे हैं ऐसे, तो इसको यूं काटेंगे हम, तो ये ऊपर का हिस्सा अलग हो जाएगा, नीचे का हिस्सा अलग हो जाएगा। पहले इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आ रहा था, अब इन इंडिविजुअल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है, लेंथ तो एल ही रहेगी। हमने कहा था अगर इधर का जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाए तो पोल स्ट्रेंथ बदल जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड करेगी आपके यहाँ एरिया पे, तो ये एरिया हो जाएगा आधा, तो पोल स्ट्रेंथ भी हो जाएगी आधी। ठीक, ऐसे कैसे इधर वाली भी हो जाएगी आधी, ये प्लस और ये माइनस। अब इस सिंगल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, ऐसे कैसे इस सिंगल का आ जाएगा, लेकिन अभी भी इनको वापस से जोड़ दे तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वही आ जाएगा। ऐसे कैसे अगर इसको यहां से यूं काटें तो बीच में से जब काटेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगी लेंथ एल, ये आ जाएगा प्लस एम, ये आ जाएगा माइनस एम, काट देते हैं। तो बीच में से जैसे आप काटोगे या बीच में से जैसे आप ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो मैग्नेट का बिहेवियर होता है कि ऐसा नहीं है पूरी नॉर्थ हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक इधर साउथ बना देगी और ये ऑटोमेटिक इधर नॉर्थ बना लेगी, ये व्यवस्था रहती है ऑटोमेटिक। अब एरिया में कोई चेंजेस नहीं आया, तो यानी कि अभी भी ये प्लस एम माइनस एम ही रहेंगे, और लेंथ हो चुकी है यहाँ पे आधी, तो ये भी L/2 और ये भी L/2। अब इस सिंगल इंडिविजुअल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा m और L/2, ऐसे कैसे उस तरफ का हो जाएगा m और L/2, और वापस से जोड़ेंगे तो वापस पूरा का पूरा ही आ जाएगा जो है ml। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, अब करते हैं आगे के न्यूमेरिकल।
ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाला भी नोट कर लेना, है ना। सिंगल के कॉइल के लिए आई इंटू है, अगर एन टर्न से तो आ जाएगा एन आई है, ठीक है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर? आई इंटू ए लग जाएगा, तो ठीक है। एरिया कितना आएगा? माइनस करना पड़ेगा किसके अंदर, पहले वाले में दूसरे वाले में? पहले वाले में। अच्छा, माइनस यहाँ क्यों होगा? हाँ जी, एक डॉट कर रहा है, एक क्रॉस कर रहा है, तो कहाँ है डॉट? हमें नहीं दिख रहा है, तो डॉट बनाते हैं। तो देखो, छोटे वाले की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ आएगा तो डॉट, बाहर की तरफ आएगा तो डॉट, इसमें यू जाएंगे तो आ रहा है डॉट, तो इसकी वजह से तो आ रहा है डॉट, ठीक है। अगर इसको पहला वायर मान ले तो, और इस वाले को मान ले सेकंड वायर, तो इसकी वजह से आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। दोनों से वैल्यू निकाल लो और माइनस कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका और इसका तो कोई रोल नहीं, जीरो ही आ जाएगा। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब जीरो ही आएगा, कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ इन्हीं की वजह से निकलेगा। लूप्स की वजह से तो पढ़ाया अपन ने, स्ट्रेट की वजह से तो पढ़ाई नहीं, मतलब ही नहीं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा m1 का? i, और ये आ जाएगा ये पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया पहला। सेकंड आ जाएगा i पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2, और दोनों को कर देंगे माइनस, तो ये बड़ी वैल्यू आएगी m2 की, छोटी वैल्यू आएगी m1 की। हाँ जी, ये हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस का r1 स्क्वायर, और नेट जो आएगा वो कहाँ आएगा? नेट आएगा अंदर, क्योंकि जो बड़े वाला है उसी की वैल्यू आएगी, तो बड़े वाले का वैल्यू कैसा आ रहा है? इनसाइड। बड़े वाले का वैल्यू कहाँ आ रहा है? इनसाइड, तो ये आ जाएगा इनसाइड। लिखो ना यार, स्पीड से लिखो, ऐसे मत करो, तो हम तो लिखो, पहले नोट कर लो स्पीड से, एकदम स्पीड से लिखो। ठीक है ना, हर चीज का फर्क पड़ेगा सिलेक्शन पे, लिखने का फास्ट, जब नोट कितने जल्दी करते हो, समझते कितने जल्दी हो, सुनते कितने जल्दी हो, ऊपर से कितने जल्दी निकलता है ना। लिखते लिखते समझने की क्षमता ही नहीं है। जैसे क्या होता है, ये जो कुछ एग्जाम होते हैं ना, जैसे IIT JEE एडवांस, ठीक है, ये हो गया, या फिर ये हो गया IPSC का, UPSC का, सॉरी, टॉप लेवल का जो एग्जाम होता है IPSC का, UPSC का, तो इनमें क्या होता है कि टीचर जो होता है ना, जो आता है जो क्लास में, वो चुप ही नहीं होता, मतलब वो बोलने का और सुनने का दोनों का मौका नहीं देता, वो आते ही बोलना शुरू करेगा, क्योंकि मैं तो बैठा हूँ क्लास में, मुझे पता है, तो वो लगातार बोलेगा। तो अगर वो, हाँ जी,
का, है ना, तो 2-2.5 घंटे वो बोलेगा लगातार बिना रुके, उसमें वो लिख भी देगा बोर्ड पे, और वो कभी नहीं बोलेगा आपसे कि उतार लो। ये मुझे पहले दिन पता लगा जब उसने नहीं बोला, पूरा लेक्चर निकल गया कि उतार लो, मुझे पता लगा कि उतारने तो नहीं देगा, ये तो पक्का है। तो 2 दिन में आदत डाल ली कि उतारना है खुद से, वो नहीं बोलेगा, वो तो मिटा देता तुरंत लिखते ही। तो तीसरे दिन आदत पड़ गई अपने आप, यार ये बोल रहा है वो भी लिखना है, जो लिख रहा है वो भी लिखना है, क्योंकि बोल रहा है वो भी नहीं लिखवा रहा, तो फिर कर क्या रहा है, तो सिर्फ बोल रहा है ये। और फिर उससे पूछो कि नोट्स तो उठा लो मॉड्यूल उसमें सब ये, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मैं लिखाने लगूंगा ना तो सिलेबस ही नहीं होगा, वो ऐसे बोलता है। तो वो उस लेवल पे चलते हैं। तो आपकी कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए, कम से कम थोड़ा लिख लें और थोड़ा उतार लें, थोड़ा समझ लें, है ना, मतलब थोड़ा एकदम, मतलब और बड़े एग्जाम पे अगर आपको जाना है तो एमबीबीएस तो निकाल ही लोगे आप लोग, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे पीजी वीजी भी जाना है तो एकदम दिमाग ऐसा होना चाहिए कि क्या, देखो जेई मेंस की बात अलग है। जेई मेंस का सीन क्या है कि उसमें फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बच्चे कौन सा पेपर पूरा करता है, आधा पेपर करता है। लेकिन नीट में दिक्कत क्या है कि एक तो पेपर में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, दूसरा अगर सारे उसमें ऑप्शन हटा देते हैं और लिखने का ऑप्शन डाल देते हैं, जैसे मान लो आपके पेपर में डाल दिया, तो बच्चे गए नीट का तो सब करेगा क्वेश्चन लाइन से, भले गलत हो या सही हो। हाँ वो तो है वहां पे, नहीं तो बच्चे छोड़ते ही नहीं ना, नीट में सारे करते हैं। तो अगर वो सारे के सारे उन्होंने है जो कर दिए और टीचर ने चेक कर लिए, तो पूरा स्टाफ लग जाए उनका, तो भी नहीं चेक होंगे इनसे, क्योंकि 20 लाख से भी ऊपर बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो कहाँ कौन चेक करने वाला है, किसी से भी नहीं चेक होना है। तो ऐसे ऑप्शंस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले नीट के अंदर, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो 5 क्वेश्चन भी नहीं चेक कर सकते, उनमें इतना भी दम नहीं है, अगर 5 क्वेश्चन में भी ऑप्शन हटा दे दो, नहीं कर ही नहीं सकते, वो चेक ही नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लाई कर लो आप, उसमें स्टाफ कम पड़ जाएगा चेक करने के लिए, चेक ही नहीं कर सकते हो। तो जेई का तो क्या खेल अलग है, बच्चे कम है ना, तो ठीक है। अरे लेकिन सारे तो ना भाई, एडवांस तक कौन पहुंच रहा है। अरे तो भाई पेपर का लेवल कैसा होता है, जब जेई एडवांस का पहली बार पेपर हुआ था इंडिया में, उस टाइम पे पूरे पेपर में कोई एक क्वेश्चन सही करके आया था तो उसको जेई का कॉलेज मिल जाता था, एक क्वेश्चन। क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आता था कि पेपर में लिख क्या रहा है, एक क्वेश्चन। ये मुझे उसने बताया जो एलन में एचओडी थे फिजिक्स के, तो वो मुझे बता रहे थे, मैथ्स के थे। तो मैंने उनसे पूछा उस टाइम पे कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे मैंने एक ही क्वेश्चन सही किया था बस, और मैं पूरे सेंटर पे अकेला था जिसने एक क्वेश्चन सही किया था, किसी ने भी सही नहीं किया। और समझ सकते हो कितना किस लेवल का पेपर होता होगा, क्योंकि उस टाइम पे ना कोचिंग थी, ना ट्यूशन थी, कुछ भी नहीं था, और तब एक क्वेश्चन सही कर लिया तो मतलब, तो और थ्योरेटिकल होता था पेपर, क्योंकि टोटल पेपर में क्वेश्चन कितना आते थे 7 क्वेश्चन, तो उसमें से एक से कर लिया मतलब, और 3 कर ली तो रिसर्च में भेज देते डायरेक्ट कि मत करो आप जी, हाँ जी आपके लेवल की नहीं, आप उससे ऊपर जाओ। तो उसको तो स्कॉलरशिप मिल जाती थी 3 क्वेश्चन में, तो पूरी जिंदगी भर की। तो ये था, वो तो अलग ही फॉर्मेट है यार, उसमें सोचने का फॉर्मेट है, अपना सोचने का फॉर्मेट ही नहीं, अपना तो क्वेश्चन लगाने का फॉर्मेट है, मतलब जो याद है बस वही लिखना है ना। अपना प्रोफेशन थोड़ा अलग है ना, अपना तो इंस्टेंट सोचने वाला है, 30 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। नहीं, इंस्टेंट सोचने वाला फील्ड है आपका, इंस्टेंट सोचने वाले फील्ड है आपका, आपका फील्ड ही ऐसा है नहीं। अरे आज के बाद मत बोलना 6 बज गए। ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें हो जाएगा प्लस, सेम आंसर आएगा, तो यहाँ पे सब पूरे आंसर में आएगा प्लस, ठीक है। आई पाई अपॉन 2 R2 स्क्वायर R1 का स्क्वायर। आपको तो स्पीड ये बनानी है कि पर क्वेश्चन 30 सेकंड में जाना चाहिए, ये स्पीड आपकी होनी चाहिए, 30 सेकंड में क्वेश्चन बनना चाहिए। जी वालों का बन जाता है इतने लंबे क्वेश्चन होने के बावजूद भी 1 मिनट में, पता है आपको बन जाता है भाई। मेरे क्लास मुझे याद है, मैं बैठा हूँ बैच में, मुझे अभी भी याद है वो दिन, तो ऐसे हम क्वेश्चन लिखते थे हम लोग
1 मिनट में बना देते हैं हम क्वेश्चन, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो 1 मिनट में बना देते हैं। अब देख लो, वो एडवांस की बात अलग है। अरे तो उस टाइम हमारा भी दिमाग कौन सा वैसा था, जैसा लेवल था वैसा हमारा दिमाग था। अब लेवल भी ये हो गया, पेपर भी ये हो गया। तो आपका 30 सेकंड में बन जाना चाहिए क्वेश्चन। 30 सेकंड में नहीं बन रहा है, यानी कि बन जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस करो। भाई बताओ, सबसे आसान तरीका होता है नोट्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस करो 15 सेकंड की या 20 सेकंड की। अगर अपने देखे हुए क्वेश्चन 15 सेकंड में नहीं बन रहे तो बिना देखे हुए 1 मिनट में नहीं बन सकते। नोट्स में 100 क्वेश्चन है, अगर नोट्स के 100 क्वेश्चन और मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज के 100 क्वेश्चन है जो आपने देखे हुए हैं वो आपसे नहीं बन रहे, तो पेपर में नए क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, ये पक्की बात है। पेपर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा पेपर सही समय पे बनाना इंपॉर्टेंट। पूरा पेपर तो कोई भी कर लेगा, दिए गए समय में हो जाए वो बड़ी बात है। पेशेंट जब आए तभी बच जाए तो बड़ी बात है, 2-4 दिन बाद तो कोई बचा लेगा। वो तो इमरजेंसी में आएगा, नहीं जो भी आएगा। अब तुम्हें दवाइयों के नाम याद नहीं आ रहे, तुम बुकें खोल खोल के देख रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? वो नहीं होता, छोटे छोटे हॉस्पिटलों में देखा हुआ आप लोगों ने, छोटे हॉस्पिटलों में जब डॉक्टर वो पेशेंट आता है तो बहुत सीरियस होता है, तो क्या बोलते हैं, इसको तो ले जाओ रेफर। क्या शब्द यूज करते हैं? वो रेफर, है ना, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। भाई तो सीधा बोल, तुझे नहीं आता, तो उससे नहीं होता वो हैंडल। वो कहता है भाई अपने को दवाई याद नहीं आ रही, दिमाग काम बंद हो गया, तू ले जा यहाँ से इसको, है ना। तो वो फिर उसके बाद शांति से रूम में बैठ के शांति लेता है, ऐसे लंबी सांस लेता है। कहता है यार आज तो बहुत भाई ये रियलिस्टिक है, आप कभी जाना, मैं तो सुनता हूँ, है ना, डॉक्टर्स के साथ बैठते हैं, तो वो बोलते हैं यार आज तो हालत खराब होगी, मेरे हाथ पैर कांप गए। तो मैंने बोल दिया रेफर।